हे गाइस, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग एकदम मस्त हैं। मैं बता दूं मैं भी एकदम मस्त हूं, जबरदस्त हूं और मैं अपनी आज की क्लास के लिए बिल्कुल तैयार हूं। पहले तो आप मुझे बताइए, क्या आज की क्लास के लिए आप लोग बिल्कुल तैयार हैं? और अगर आप लोग आज की क्लास के लिए बिल्कुल तैयार हैं तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं अपनी आज की बात। दोस्तों, अपनी लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों के साथ में क्वेश्चन नंबर 7 तक मैंने आप लोगों के साथ में कर लिए थे। बीच में जहां तक मुझे ध्यान पड़ता है शायद मैंने क्वेश्चन नंबर 4 बीच में छोड़ रखा है, तो वो अभी अपने को आज करना है। और उसके अलावा अब मेरे पास में आगे के कुछ सवाल बचे हुए हैं जो मुझे आप लोगों के साथ में डिस्कस करने हैं। तो चलिए दोस्तों, मेरे साथ में आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पर, और क्वेश्चन नंबर 8 पर भी आप लिख लीजिए वेरी गुड। ये बहुत अच्छा सवाल है। और बेटा मैं आपको बता दूं, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका नवंबर 20 आरटीपी का क्वेश्चन है। नवंबर 20 आरटीपी का क्वेश्चन है। वैसे आप लोगों के पास जो बुक आएगी उसमें ये वाली बात लिखी भी रहेगी, नवंबर 20 आरटीपी, ये ऑलरेडी मेंशन होगा। मेरे पास में यहां पर जो शीट मैंने पढ़ाने के लिए काम में ले रहा हूं उसमें लिखा हुआ नहीं है, तो मैंने अपने लिए लिख दिया कि भैया ये नवंबर 20 आरटीपी का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अब मेरी बात को सुनो। द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स ऑफ आर लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 को एंड होने वाले ईयर के लिए आपके पास में ये सारी जानकारियां दे रखी हैं। सबसे पहला आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, गुड। आपको दे रखा है कंज्यूमेबल मटेरियल। कंज्यूमेबल स्टोर नहीं है बेटा, कंज्यूमेबल मटेरियल है। कंज्यूमेबल स्टोर होता ना तो ये जाता फैक्ट्री ओवरहेड में, पर ये कंज्यूमेबल मटेरियल है। और बेटा कंज्यूमेबल मटेरियल जो है वो कहलाता है डायरेक्ट एक्सपेंस। मैं कुछ कुछ बातें जो बोलता हूं उसे प्लीज ध्यान से लिख लिया करो। कंज्यूमेबल स्टोर अगर लिखा है तो बेटा वो जाता है फैक्ट्री ओवरहेड में, और बेटा यहां कंज्यूमेबल मटेरियल लिखा है तो ये जाता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। फर्क समझाता हूं दोनों के बीच में। मशीनों के अंदर डलने वाला ऑयल जो है वो कंज्यूमेबल स्टोर है, वो कंज्यूमेबल स्टोर है। लेकिन बेटा प्रोडक्ट में, मतलब शर्ट में लगने वाला धागा और बटन, ये जो माइनर अमाउंट के मटेरियल है इन्हें हम लोग बोलते हैं कंज्यूमेबल मटेरियल। तो बेटा जो प्रोडक्ट के अंदर माइनर वैल्यू का मटेरियल प्रोडक्ट के अंदर लगता है उसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट, उसे हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस मानते हैं। लेकिन बेटा मशीनों में, साफ सफाई में, इनमें जो मटेरियल लगता है उसे हम लोग बोलते हैं कंज्यूमेबल स्टोर, और उसे हम लोग इनडायरेक्ट मटेरियल मानते हैं, और वो फैक्ट्री ओवरहेड में कवर होता है। ठीक है, तो आप तो अपने लिए ध्यान रखना, अगर कभी भी आपको कंज्यूमेबल स्टोर लिखा हुआ दिखाई दे ये जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड में, और कंज्यूमेबल मटेरियल लिखा हुआ दिखाई दे तो ये जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, याद रखना। फिर बेटा यहां पर आप लोगों को दे रखा है डायरेक्ट वेजेस, कैरेज इनवर्ड। अब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि जो कैरेज इनवर्ड है वो फ्रेट का खर्चा है। और आपको याद होगा जब अपन ने डायरेक्ट मटेरियल का चैप्टर पढ़ा था तो डायरेक्ट मटेरियल में जब अपन लोग रॉ मटेरियल कॉस्ट निकाल रहे थे, रॉ मटेरियल की परचेज कॉस्ट निकाल रहे थे, तो परचेज कॉस्ट निकालते टाइम अपन फ्रेट को भी जोड़ते थे, तो ये कैरेज इनवर्ड परचेजेस में जुड़ेगा। अच्छा, वेजेस पेड टू फोरमैन एंड स्टोर कीपर। बेटा फोरमैन और स्टोर कीपर को आप वेजेस दे रहे हो, तो बेटा फोरमैन और स्टोर कीपर की वेजेस हैं, ये कहां जाएंगी? फैक्ट्री ओवरहेड में। बेटा फोरमैन होता है सुपरवाइजर, ठीक है, तो आप ही मुझे बताइए फोरमैन जो है वो सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर की वेजेस और स्टोर कीपर की वेजेस ये कहां जाएगी? फैक्ट्री ओवरहेड में, क्योंकि ये दोनों फैक्ट्री में काम करते हैं और ये डायरेक्ट वर्कर्स नहीं है। ठीक है, अदर इनडायरेक्ट वेजेस टू फैक्ट्री स्टाफ, फैक्ट्री स्टाफ की अदर इनडायरेक्ट वेजेस दे रखी हैं, ये भी कहां जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड में। अच्छा, एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन न्यू प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। बेटा हमने नई प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पर R&D का खर्चा किया है, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा ये भी कॉस्ट शीट में कहां जाएगा?
फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में 5 चीजें आती हैं, क्वालिटी कंट्रोल, R&D कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन प्रोसेस, तो ये वहीं पर जाएगा। अच्छा, सैलरी टू अकाउंटेंट, अब ऑब्वियस सी बात है बेटा, अकाउंटेंट की जो सैलरी है वो जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में, पर कौन सा वाला एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड? ऑफिस का, ठीक है। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू ईपीएफ एंड ईएसआई, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन दे रखा है वेलफेयर फंड का, और मैंने डायरेक्ट लेबर वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि बेटा जो हमारी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है उसके अंदर हम दोनों को ऐड करते हैं, मतलब एम्प्लॉय को जो पैसे दे रहे हैं वो भी, और बेटा जो उसके वेलफेयर प्लान में जमा करा रहे हैं वो भी, दोनों, ठीक है। तो ये वाला डायरेक्ट वेजेस में ऐड होगा, ठीक है। आगे देखो, कॉस्ट ऑफ पावर एंड फ्यूल, बेटा पावर का खर्चा ऑब्वियस सी बात है डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा, ये तो हमने पहले से ही इतनी बार डिस्कस कर रखा है, हमें पता है। फिर आगे दे रखा है प्रोडक्शन प्लानिंग। अब आप जल्दी से मुझे बताओ कि ये जो प्रोडक्शन प्लानिंग, ये जो आपका प्रोडक्शन प्लानिंग का ऑफिस एक्सपेंस है ये कहां जाएगा? बोलो बेटा, प्रोडक्शन प्लानिंग का जो एक्सपेंस है ये कहां जाएगा? अब ऑब्वियस सी बात है, प्रोडक्शन प्लानिंग ऑफिस एक्सपेंस, बेटा ऑफिस एक्सपेंस है मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है, और ये प्रोडक्शन प्लानिंग का है मतलब ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ये फैक्ट्री से रिलेटेड है, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है, लेकिन ये फैक्ट्री से रिलेटेड है, ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ठीक है, तो ये भी वहां जाएगा, आपको मालूम है। अच्छा, इसके बाद में बेटा सैलरी टू डिलीवरी स्टाफ, डिलीवरी स्टाफ की जो सैलरी है ये कहां जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में। इनकम टैक्स दे रखा है, आपको मालूम है बेटा इनकम टैक्स एक फाइनेंशियल नेचर का खर्चा है, और फाइनेंशियल नेचर के खर्चों को हम कॉस्ट अकाउंटिंग में कंसिडर नहीं करते, तो इनकम टैक्स एक फाइनेंशियल नेचर का खर्चा है, और फाइनेंशियल नेचर के खर्चों को हम कॉस्ट अकाउंटिंग में कहीं पर भी कंसिडर नहीं करते, मतलब इस खर्चे का कुछ नहीं होगा। फीस पेड टू ऑडिटर, बेटा ऑडिटर की फीस ये एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है, लेकिन ये ऑफिस से रिलेटेड है, ठीक है। फिर आगे मुझे दे रखा है फीस टू कॉस्ट ऑडिटर, बेटा कॉस्ट ऑडिटर की जो फीस है वो भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड खर्चा है, और ये भी ऑफिस में ही होता है। फीस टू इंडिपेंडेंट ऑडिटर, बेटा इंडिपेंडेंट ऑडिटर का जो फीस है वो भी ऑफिस से रिलेटेड खर्चा है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में आएगा। डोनेशन टू पीएम रिलीफ फंड, बेटा पीएम के नेशनल रिलीफ फंड में अगर आपने पैसा कंट्रीब्यूट किया है तो ये भी एक नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, ये भी फाइनेंशियल कॉस्ट है, ये नॉर्मल कॉस्ट नहीं है, इसे भी हम कॉस्टिंग में कंसिडर नहीं करेंगे, मतलब इसे भी मैं इग्नोर कर दूंगा। और फिर मुझे दे रखी है सेल्स, फिर मुझे दे रखी है सेल्स, और इस सेल्स को लेकर मैं अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर लूंगा। खैर आगे बेटा हमें ओपनिंग स्टॉक दे रखा है तीनों, हमें क्लोजिंग स्टॉक दे रखे हैं तीनों, और आपको सवाल कह रहा है कि आपको कॉस्ट शीट बनाकर बतानी है। आपको ओपनिंग स्टॉक भी दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है, और आपको बोल रहा है कॉस्ट शीट बनाकर बताओ, ठीक है। चलो बेटा अब यहां पर ये सारी की सारी बातें आपके सामने दे रखी है, मैं एक एक बात को लूंगा और उससे रिलेटेड सारी तकलीफों को भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलो तो मेरे साथ में आप सब लोग क्वेश्चन नंबर 8 निकाल लीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है, एग्जाम में आ जाए तो भी चिंता की बात नहीं है, आराम से सॉल्व किया जा सकता है, पर अगर मेरे साथ में ध्यान से प्रैक्टिस करते हुए चलोगे तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए बेटा अब मैं अपने सामने मैं भी क्वेश्चन ओपन कर लेता हूं स्क्रीन पर ताकि मुझे भी दिक्कत ना आए। लो भाई अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे पहला आपको दे रखा है परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल, तो ये लीजिए बेटा मैं यहां पर कॉस्ट शीट बनाना शुरू कर रहा हूं, और सबसे पहला मैं लूंगा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड को। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड के लिए
सबसे पहला मैं लूंगा ओपनिंग स्टॉक। ध्यान से देखो बेटा, मेरा रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक है 6,20,000 का, प्लस हमारी परचेजेस कितनी है। रॉ मटेरियल परचेजेस मुझे दे रखी है 84 lakhs की। रॉ मटेरियल परचेजेस मुझे दे रखी हैं 84 lakhs की, पर इसके साथ में कुछ और खर्चे भी किए हैं इसके ऊपर। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर खर्चा क्या है, कंज्यूमर स्टोर, डायरेक्ट वेजेस, कैरेज इनवर्ड। बेटा ये जो आपने माल खरीदा, इस माल के ऊपर आपने लाने के लिए, अपनी प्रीमाइसेस तक लाने के लिए आपने कैरेज इनवर्ड का खर्चा किया। डायरेक्ट मटेरियल के चैप्टर में हम लोग इसे बोलते थे ऑर्डरिंग कॉस्ट, है ना, याद आ रहा है। तो ये फ्रेट का खर्चा हमारा लग रहा है, और ये मैंने ले लिया 172,600। ये मैंने यहां पे कैरेज इनवर्ड का खर्चा ले लिया। बेटा परचेज से रिलेटेड और कोई खर्चा मुझे यहां पे दे नहीं रखा, मैं माइनस कर दूंगा क्लोजिंग स्टॉक। और बेटा मेरा रॉ मटेरियल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो है 4,60,000 का, वो मैं माइनस कर दूंगा। और ऐसा करने पर मेरे पास आ जाएगा मटेरियल कंज्यूम्ड 6,20,000 प्लस 84 लाख प्लस 172,600 माइनस 4,60,000, और ये आ जाएगा बेटा मेरा 87,32,600। ये आ जाएगा 87,32,600। ये हमारी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी। अच्छा, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के बाद में फिर मुझे लेना है डायरेक्ट वेजेस। अब डायरेक्ट वेजेस में देखो आपको दो चीजें दे रखी है, वेजेस पेड भी दे रखा है और एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन भी दे रखा है, और आपको मालूम है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में दोनों चीजें लेनी है। तो डायरेक्ट वेजेस में आ जाएगा, पहला तो मैं लूंगा वेजेस पेड, और बेटा हमारी वेजेस पेड कितनी है 60 लाख, और फिर मैं ले लूंगा साथ में एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू ईपीएफ एंड ईएसआई। और बेटा ये है कितना, ये दोनों खर्चे हैं, ये है 7,20,000, और बेटा दोनों मिलाकर मेरी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो गई 67,20,000। तो दोनों को मिलाकर मेरी जो डायरेक्ट वेजेस है वो हो गई 67,20,000, ठीक है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में देखो, अपने को एक तो दे रखा है कंज्यूमेबल मटेरियल 4,80,000 का, वो ले लो। कंज्यूमेबल मटेरियल, बेटा अगर कंज्यूमेबल स्टोर होता तो फैक्ट्री ओवरहेड में जाता, कंज्यूमेबल मटेरियल है इसलिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ले रहा हूं। कितना 4,80,000। अच्छा बेटा फिर इसके बाद में डायरेक्ट वेजेस, कैरेज इनवर्ड, वेजेस टू फोरमैन, ये तो फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। अदर इनडायरेक्ट वेजेस हो गई, एक्सपेंडिचर R&D वाला हो गया, अकाउंटेंट, कॉस्ट ऑफ पावर एंड फ्यूल। बेटा पावर एंड फ्यूल का खर्चा, तो बेटा पावर एंड फ्यूल का खर्चा भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा 28 lakhs, ठीक है। अब देखिए बेटा और कौन सा है, और देखिए प्रोडक्शन प्लानिंग हो गया, सैलरी, इनकम टैक्स और फीस वगैरह हो गई, डोनेशन हो गई, वैल्यू ऑफ सेल है, ठीक है। तो बेटा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में सिर्फ दो ही चीजें हैं, तो दोनों मिलकर हो गई 28 लाख, सॉरी ये हो गई 32,80,000। और बेटा अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो मेरे पास आ जाएगी प्राइम कॉस्ट, और वो हो जाएगी 87,32,600 प्लस 67,20,000 प्लस 32,80,000,
और सब मिलाकर मेरी प्राइम कॉस्ट आ रही है 1,87,32,600। तो बेटा हमारी जो प्राइम कॉस्ट है वो आ गई 1,87,32,600। ठीक है। अब बेटा प्राइम कॉस्ट के बाद में अब मुझे लेना है फैक्ट्री ओवरहेड्स को। फैक्ट्री ओवरहेड्स को। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स में देखें खर्चा रॉ परचेज हो गया, कंज्यूमेबल स्टोर, डायरेक्ट वेजेस, कैरेज इनवर्ड नहीं, वेजेस टू फोरमैन एंड स्टोर कीपर। आपको मालूम है फोरमैन और स्टोर कीपर दोनों फैक्ट्री में काम करते हैं, लेकिन ये अपने हाथ से प्रोडक्ट नहीं बनाते, तो ये इनडायरेक्ट वेजेस है। और इसके अलावा अदर इनडायरेक्ट वेजेस टू फैक्ट्री स्टाफ आपको दे रखी है 135। बेटा ये दोनों कहां जाएंगे? फैक्ट्री ओवरहेड में। तो बेटा ये दोनों आ जाएंगे वेजेस टू फोरमैन एंड स्टोर कीपर। और बेटा ये दोनों, ये खर्चा है हमारा 8,40,000 का। और फिर है अदर इनडायरेक्ट वेजेस, अदर इनडायरेक्ट वेजेस। और बेटा हमारी जो अदर इनडायरेक्ट वेजेस हैं वो हैं 1,35,000 की। ये लीजिए बेटा मैंने उसे भी जोड़ दिया। और ऐसा करने पर बेटा मेरे पास आ रहा है 9,75,000। तो मेरे पास फैक्ट्री ओवरहेड आ गया 9,75,000। मैं इसे ऐड करूंगा और ऐड करने पर बेटा मेरे पास आ जाएगी वर्क्स कॉस्ट। और ये लीजिए बेटा 1,87,32,600 किया तो आ गया 1,97,07,600। ये हमारे पास आ गई वर्क्स कॉस्ट। वर्क्स कॉस्ट में बेटा हम लोग प्लस करेंगे ओपनिंग WIP। बेटा हमारा ओपनिंग WIP है 7,84,000 का, और माइनस करेंगे क्लोजिंग WIP। ये हम लोग माइनस कर देंगे 6,64,000 का। और बेटा ऐसा करने पर हमारे पास आ जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट, मतलब जो हमने फिनिश गुड्स बनाया उस फिनिश्ड गुड्स की फैक्ट्री कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी, प्लस 7,84,000 माइनस 6,64,000, तो आ जाएगा 1,98,27,600। बेटा ये हमारे पास आ गई फैक्ट्री कॉस्ट। अब इसमें 5 चीजें एडजस्ट होती हैं। 5 चीजें क्या? सबसे पहला क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। जल्दी से देख के बताओ क्या इस सवाल में कहीं पर भी क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट दे रखी है? नहीं बेटा, मुझे तो यहां पर कहीं पर भी क्वालिटी कंट्रोल की कॉस्ट नहीं दिखाई दे रही। नंबर 2, दूसरे नंबर पे हम लोग लेते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा, जो प्रोडक्ट या प्रोडक्शन प्रोसेस से रिलेटेड है वो। अब देखो यहां पर है क्या? बिल्कुल बेटा यहां दे रखा है एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन न्यू प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी 9,60,000। तो नई प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पर हमने R&D का खर्चा किया, वो ले लो, प्लस रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, और ये आ जाएगा हमारा 9,60,000। इसके बाद में बेटा हम लोग तीसरे नंबर पे जोड़ते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, लेकिन वो जो फैक्ट्री के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। तो हम लोग जोड़ते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन, वो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, अब देखिए बेटा, परचेज, कंज्यूमेबल मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, कैरेज इनवर्ड, वेजेस ऑफ फोरमैन, अदर इनडायरेक्ट वेजेस, R&D का खर्चा, सैलरी टू अकाउंटेंट।
अब बेटा अकाउंटेंट की जो सैलरी है, अकाउंटेंट कहां बैठता है? ऑफिस में, फैक्ट्री में नहीं, ऑफिस में, तो बेटा वो तो ऑफिस वाला एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में जाएगा। फिर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉस्ट ऑफ पावर एंड फ्यूल, प्रोडक्शन प्लानिंग ऑफिस एक्सपेंस, बेटा ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है क्योंकि ऑफिस का खर्चा है, पर ये प्रोडक्शन प्लानिंग का है, ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है, मतलब ये हमारी फैक्ट्री में होता है। लो भाई, प्रोडक्शन प्लानिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग ऑफिस एक्सपेंस। तो प्रोडक्शन प्लानिंग से रिलेटेड जो हमारा ऑफिस एक्सपेंस है वो हम यहां पे ले लेंगे 12,60,000। चलो आगे देखते हैं भाई, और कोई भी है क्या? सैलरी टू डिलीवरी स्टाफ डिस्ट्रीब्यूशन में गया, इनकम टैक्स को इग्नोर करना है। ये फीस जो है वो तो सब ऑफिस वाला खर्चा है, डोनेशन का कुछ नहीं होगा, वैल्यू ऑफ सेल दे रखी है। मतलब यार सिर्फ ये एक ही खर्चा है इसमें तो ठीक है, इसको इनर कॉलम में क्यों लिखे, सीधे बाहर ही लिख देता हूं 12,60,000। अच्छा, अगर बेटा हमने कोई भी स्क्रैप बेचा है, उससे अगर कोई पैसा रिकवर हुआ है तो माइनस कर दो, पर यहां पर कोई भी स्क्रैप की सेल नहीं दे रखी। प्लस करेंगे प्राइमरी पैकिंग, पर बेटा यहां पर कोई प्राइमरी पैकिंग का खर्चा भी नहीं दे रखा, तो छोड़ दो। आप तो यहीं पे टोटल लगाओ और इसे मैं कहूंगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और ये लीजिए बेटा, हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो आ जाएगा कितना? प्लस 9,60,000 माइनस 12,60,000। तो बेटा कुल मिलाकर ये आ रहा है 2,20,47,600। तो बेटा जो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो हो गया 2,20,47,600। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में मैं करूंगा ओपनिंग फिनिश गुड्स। बेटा हमारा ओपनिंग फिनिश गुड्स है 14,40,000 का, माइनस में करूंगा क्लोजिंग फिनिश गुड्स, और बेटा हमारा जो क्लोजिंग फिनिश गुड्स है वो है 9,80,000 का। और बेटा ऐसा करने पर हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ऐसा करने पर हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा प्लस 14,40,000 माइनस 9,80,000, तो ये आ जाएगा 2,25,07,600। 2,25,07,600 ये आ जाएगा आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में अब अपने को 3 खर्चे जोड़ने हैं, ऑफिस वाला एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, नंबर 2 सेलिंग ओवरहेड, और नंबर 3 डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो लो बेटा प्लस करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, और ये कौन सा वाला एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है? जनरल एडमिनिस्ट्रेशन वाला। और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब हो गया ऑफिस वाला, ठीक है। अब आप ऑफिस वाले खर्चे देखो, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कंज्यूमेबल, स्टोर, डायरेक्ट वेजेस, कैरेज, फोरमैन की वेजेस, अदर इनडायरेक्ट वेजेस, एक्सपेंडिचर, सैलरी टू अकाउंटेंट। बेटा अकाउंटेंट हमारे ऑफिस में बैठता है, उसकी सैलरी, तो बेटा हमारे अकाउंटेंट की जो सैलरी है वो है 7,20,000, मैंने वो ले ली है। उसके बाद में बेटा अकाउंटेंट की सैलरी के बाद में फिर आगे चलें, फिर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, पावर एंड फ्यूल का खर्चा, प्रोडक्शन प्लानिंग, सैलरी टू डिलीवरी स्टाफ डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा, इनकम टैक्स को इग्नोर करना है, फीस टू स्टैट्यूटरी ऑडिटर, फीस टू स्टैट्यूटरी ऑडिटर। अब बेटा स्टैट्यूटरी ऑडिटर की जो फीस है वो अपन लोग यहां पे लेंगे 1,80,000, ठीक है। इसके बाद में कॉस्ट ऑडिटर की फीस है 80,000, फीस टू कॉस्ट ऑडिटर, और बेटा कॉस्ट ऑडिटर की फीस आ जाएगी हमारी 80,000।
बेटा जो हमारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं वो भी ऑफिस में बैठ के ही काम करते हैं, उनकी फीस भी ऑफिस वाले एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में जाएगी। फीस टू इंडिपेंडेंट ऑडिटर, जो हमारा इंडिपेंडेंट ऑडिटर है उसकी फीस 9,40,000, ये भी यहीं पर आ गई। ठीक है, इसके बाद में बेटा पीएम रिलीफ फंड का डोनेशन दे रखा है, वो मेरे किसी भी काम का नहीं है। वैल्यू ऑफ सेल, ये भी मेरे किसी भी काम की नहीं है। लो बेटा इन सबको जोड़ के लिख देते हैं। तो बेटा 7,20,000, 1,80,000, 80,000 और 9,40,000, कुल मिलाकर बेटा ये आ रहा है हमारा 19,20,000। ठीक है, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के बाद में फिर हम लोग लेंगे सेलिंग ओवरहेड्स। जरा चेक करो क्या इस सवाल में आपको कोई भी सेलिंग ओवरहेड्स दे रखे हैं? जल्दी से बताइए, क्या इस सवाल में आपको कोई भी सेलिंग ओवरहेड दे रखा है, जैसे एडवर्टाइजमेंट वगैरह का खर्चा? नहीं दे रखा। क्या आपको डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स दे रखे हैं? यस, दे रखे हैं। और बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में आपको दे रखा है सैलरी टू डिलीवरी स्टाफ। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में ले लीजिए सैलरी टू डिलीवरी स्टाफ। बेटा जो डिलीवरी वाला स्टाफ है उनका काम है माल को डिलीवर करना, और माल को डिलीवर करने के सारे खर्चे कहलाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। तो बेटा सैलरी ऑफ डिलीवरी स्टाफ डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में आ जाएगा 14,30,000। और बेटा अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो मेरे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल। और बेटा मेरे पास में कॉस्ट ऑफ सेल जो है वो आ रही है 2,58,57,600। 2,58,57,600 ये मेरी आ रही है कॉस्ट ऑफ सेल। और बेटा कॉस्ट ऑफ सेल में अगर मैं प्रॉफिट को जोड़ दूं तो मेरे पास आ जाएगी सेल। और बेटा क्वेश्चन में अपने को सेल गिवन है कितनी? 2,82,60,000। हमारी सेल है 2,82,60,000। और ऐसा करने पर बेटा हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा 2,82,60,000 माइनस 258,57,600। तो बेटा हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 24,02,400। तो ये लीजिए बेटा हमारा जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट यहां पर आ जाएगा प्रॉफिट आ जाएगा 24,02,400। ये हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 24,02,400। ये हमारा क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। तो क्वेश्चन में हमसे बोला था आपको कॉस्ट शीट बनाकर बतानी है, और ये लीजिए बेटा मैंने यहां पर कॉस्ट शीट भी बनाकर बता दी है। ठीक है, ये मैंने कॉस्ट शीट भी यहां पर बनाकर बता दी। ठीक है, डन, काम खत्म। बेटा इस सवाल में कुछ कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहला इनकम टैक्स और डोनेशन, ये हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं है, और आप लोग जानते हो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम कॉस्टिंग में कहीं पर भी कंसिडर नहीं करते, तो मैंने दोनों को इग्नोर कर दिया। नंबर 2 याद रखना, कंज्यूमेबल मटेरियल दे रखा है तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा, पर कंज्यूमेबल स्टोर दे रखा है तो फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। ठीक है, चलो दैट्स इट बेटा। यहां पर हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। चलिए बेटा तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल जो मैं आप लोगों के साथ में लेने वाला हूं वो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे एग्जाम में पूछा गया था जनवरी 21 एग्जाम्स में, मतलब जनवरी 21 के एग्जाम में हमसे ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलो
तो फिर फटाफट से आप लोग मेरे साथ में ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मैं भी अपने सामने क्वेश्चन को ओपन कर लूं। तो मैंने भी अपने सामने यहां पर क्वेश्चन को ओपन कर लिया। ये जो शीट आपको यहां दिख रही है, मैंने ये वाली शीट को सामने भी ओपन कर लिया ताकि मुझे बार बार चेंज ना करना पड़े। अब आप लोग के हाथ में तो बुक है, आप लोग तो अपनी बुक में देख करके आप लोग कर रहे हैं, पर भाई मुझे भी तो सवाल देखना पड़ता है। चलो, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ क्यू लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2020। ये कह रहा है बेटा आपको ये जो जानकारी दी जा रही है, ये जानकारी आपको बुक से निकालकर, क्यू लिमिटेड की बुक से निकालकर आपको दी जा रही है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आपकी 1,20,000 है और ये फैक्ट्री ओवरहेड का 120% है। आपको याद है ऊपर हम लोग ऑलरेडी ये वाला क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन एक ऊपर कर चुके हैं, वहां लेबर कॉस्ट 17500 थी और वो फैक्ट्री ओवरहेड का 175% थी। यहां पर हमारी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 1,20,000 है और ये फैक्ट्री ओवरहेड का 120% है। अब फैक्ट्री ओवरहेड का 120% अगर 1,20,000 है तो फैक्ट्री ओवरहेड कितना है? 1 लाख। सिंपल सी बात है। कॉस्ट ऑफ सेल अपने को दे रखी है 4 लाख और बेटा सेल अपने को दे रखी है 5 लाख। इसका सिंपल सा मतलब है कि हमारा प्रॉफिट कितना है? 1 लाख। अच्छा, अकाउंट्स में आपको ये जानकारी दी जा रही है, इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स का ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा है। अदर डिटेल्स में आपको सेलिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं और आपको कह रहा है कि भाई साहब आपको कॉस्ट शीट तैयार करके बतानी है अप्रैल 2020 की। आपको अप्रैल 2020 की कॉस्ट शीट तैयार करके बतानी है। मतलब आप सोचो, इस सवाल के अंदर आपको सब कुछ दे रखा है, मतलब कुछ कुछ जानकारी, कुछ एक जानकारी है जो मिसिंग है, बाकी लगभग सारी बातें आपको दे रखी हैं। और आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा भाई कॉस्ट शीट बनाकर बताओ। यार मतलब हद हो गई है। मतलब ऐसा आसान सवाल आप लोगों से पूछा जा रहा है, पर बेटा जो भी है अब सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। चलो तो भैया 2 मिनट का सवाल है, छुटकू सा, इसे फटाफट से मेरे साथ में सॉल्व कर लो। क्वेश्चन नंबर 9 और ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा मुझे कॉस्ट शीट बनानी है और बेटा कॉस्ट शीट जो है वो आप लोग मेरे साथ में बनाएंगे। अब यहां पे सबसे पहला मुझे चाहिए डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। अब डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड आता कैसे है? अपन लोग लेंगे ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, और बेटा क्वेश्चन में अपने को ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 20,000 का, ठीक है, प्लस हम लोग करेंगे परचेजेस, माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। अब रॉ मटेरियल की परचेजेस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, पर क्लोजिंग स्टॉक हमें दे रखा है 25,000। और दोस्तों ऐसा करने पर मेरे पास में रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड या डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। अच्छा, प्लस डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस मुझे क्वेश्चन में गिवन है 1,20,000, वो मैंने ले ली। डायरेक्ट एक्सपेंस मुझे नहीं दे रखा, तो आप उसे इग्नोर कर दो। ऐसा करने पर आपके पास प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। प्राइम कॉस्ट में प्लस करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स, निकालने पड़ेंगे। कैसे? बेटा अगर मेरा फैक्ट्री ओवरहेड 100 का है तो मेरी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 120 की है। मेरा फैक्ट्री ओवरहेड अगर 100 का है तो उसके 120% के बराबर मेरा फैक्ट्री ओवरहेड, मेरा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। तो आप मुझे बताइए, अगर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 1,20,000 की है तो फैक्ट्री ओवरहेड कितना है? 1 लाख का।
इसे जोड़ने पर बेटा मेरे पास आ जाएगी वर्क्स कॉस्ट। वर्क्स कॉस्ट में मैं प्लस करूंगा ओपनिंग WIP, और ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है 20,000। मैं माइनस करूंगा क्लोजिंग WIP, और बेटा हमारा क्लोजिंग WIP है 30,000। ठीक है, ऐसा करने पर बेटा मेरे पास आ जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट। मेरे पास आ जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट। बेटा जो फैक्ट्री कॉस्ट मेरे पास आई है, इसमें मुझे ऐड करना है अपना कॉस्ट कंट्रोल, वो क्वालिटी कंट्रोल का खर्चा, वो इस सवाल में मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा। नंबर 2 मुझे यहां पर लेना है R&D का खर्चा, वो भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा। नंबर 3 मुझे लेना है फैक्ट्री से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, पर यहां पर बेटा आपको एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस भी जनरल वाला दे रखा है। ठीक है, तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस दे रखा है, फैक्ट्री वाला नहीं है, वो भी छोड़ो। फिर बेटा स्क्रैप की रिकवरी लेस करते हैं, वो भी नहीं दे रखा, और प्राइमरी पैकिंग का खर्चा जोड़ते हैं, वो भी नहीं दे रखा। जब कुछ दे ही नहीं रखा तो बात ही खत्म हो गई। जो फैक्ट्री कॉस्ट है वही मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, और बेटा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में मैं प्लस कर दूंगा ओपनिंग फिनिश गुड्स, वो है हमारे 50,000 के, और माइनस कर दूंगा क्लोजिंग फिनिश गुड्स, वो है हमारी 60,000 के। और ऐसा करने पर बेटा हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में अब हम लोग प्लस करेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम लोग खर्चा क्या ऐड करते हैं, याद करो। हम लोग सबसे पहले ऐड करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, जो ऑफिस वाला है, सेलिंग ओवरहेड और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो प्लस कर दूं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, कौन सा वाला, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन वाला, और वो क्वेश्चन में मुझे गिवन है 18,000 का। प्लस लेते हैं बेटा सेलिंग ओवरहेड, और बेटा ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में अपने को सेलिंग ओवरहेड्स दे रखे हैं कितने, 22,000 के। फिर बेटा तीसरे नंबर पे लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, पर इस क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कहीं पर भी गिवन नहीं है, कोई बात नहीं, छोड़ो। ऐसा करने पर मेरे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल, और मजेदार बात यह है कि क्वेश्चन में आपको कॉस्ट ऑफ सेल गिवन है 4 लाख, और बेटा अगर कॉस्ट ऑफ सेल में अगर अपन प्रॉफिट को जोड़ दें तो हमारे पास आ जाएगी सेल, और सेल्स आपको दे रखी है 5 लाख। बेटा 5 लाख की सेल है और 4 लाख की कॉस्ट ऑफ सेल है, तो बैलेंसिंग फिगर से आपका प्रॉफिट हो जाएगा 1 लाख। चलो ये तो बच्चों वाला काम था। अब जरा उल्टे चलते हैं। मेरे को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए जबकि मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल है, तो मुझे उल्टा चलना है। तो जो प्लस माइनस हो रहे हैं उनका उल्टा करते जाओ। अब देखो 4 लाख, अब एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड दोनों क्या हो रहे हैं, प्लस, तो उल्टा करो, दोनों को माइनस कर दो, -18,000 -22,000, तो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई 3,60,000। उल्टा चलो, क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो रहा है, ओपनिंग स्टॉक ऐड हो रहा है, उल्टा कर दो, +60,000 -50,000, तो बेटा हमारे पास फैक्ट्री कॉस्ट आ गई 3,70,000। उल्टा चलो, अब 3,70,000 मेरे पास है, वर्क्स कॉस्ट चाहिए, तो उल्टा करो, +30,000 -20,000, तो वर्क्स कॉस्ट आ गई 3,80,000। ठीक है, 3,80,000 में प्लस 3,80,000 कैसे आया, फैक्ट्री ओवरहेड प्लस करके, उल्टा चलो माइनस कर दो 1 लाख, तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगी 2,80,000।
और बेटा प्राइम कॉस्ट 2,80,000 है, 1,20,000 डायरेक्ट वेजेस जोड़कर उल्टा चलो माइनस कर दो 1,20,000, तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया 1,60,000। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड बैलेंसिंग फिगर से कितना आ गया 1,60,000। अब मुझे निकालनी है परचेजेस, तो कोई बात नहीं, परचेजेस निकालने के लिए एक छोटा सा वर्किंग नोट बना देते हैं। बेटा हमारा रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक है 20,000 प्लस परचेज मुझे नहीं पता माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और हमारा क्लोजिंग स्टॉक है 25,000। ऐसा करने पर हमारे पास रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आएगा 1,60,000। अब इसे सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगी परचेजेस, और हमारी परचेजेस आ रही है 1,65,000। तो बेटा मेरी जो रॉ मटेरियल परचेज है वो आ गई 1,65,000। मैंने ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक किया, तो मेरा आना चाहिए डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड 1,60,000। सॉल्व किया तो परचेजेस आ रही है 1,65,000, और बेटा ये 1,65,000 की परचेजेस मैंने यहां पे लिख दी और ब्रैकेट में लिख दिया, लाया कहां से, वर्किंग नोट से। ठीक है, काम खत्म। और बेटा मैं आपको बताऊं ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में कितने मार्क्स का आया है। ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में जनवरी 21 में 10 मार्क्स का पूछा गया था। कितने मार्क्स का आया था, 10 मार्क्स का। मतलब आप सोचो ये वाला सवाल जिसे मुझे सॉल्व करने में 5 मिनट भी नहीं लगे, और भैया मुझे 5 मिनट लगे, मैं तो समझाते समझाते चल रहा हूं, तुम्हें एग्जाम में सॉल्व करने में 5 मिनट भी नहीं लगने इस सवाल में, और नंबर कितने आने, 10, 10 मार्क्स। मतलब आप सोचो यार, ये तो बिल्कुल मुफ्त के नंबर है यार, ये तो मतलब ईमानदारी के नंबर ही नहीं है, ये तो इंस्टीट्यूट मुफ्त में नंबर बांट रहा है। चलो अब जो भी है क्या कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट है। आओ जी आओ। हाँ जी, अब मुझे तो कभी कभार लगता है इंस्टीट्यूट को मैं फोन वोन करूं, मैसेज वैसेज करूं, और इंस्टीट्यूट को फोन या मैसेज करके बोलूं कि यार कुछ तो ढंग के सवाल पूछा करो यार। मतलब सीए का स्टूडेंट पेपर देने आ रहे हैं, हम लोग पेपर देने आ रहे हैं, मेरे स्टूडेंट पेपर देने आ रहे हैं, यार कुछ तो लेवल का क्वेश्चन पूछो। ये क्या बच्चे वाले सवाल पूछ ले तो सारी इंफॉर्मेशन दे दी, उल्टी कैलकुलेशन रिवर्स कैलकुलेशन करके सब कुछ निकालना है जो मिसिंग है। सर ऐसे बच्चों वाले सवाल एग्जाम में आएंगे तो सर डिग्री लेके भी मजा नहीं आएगा सर, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मतलब अगर ऐसे सवाल आएंगे और आपके कॉस्टिंग में आ जाए 90 नंबर, 95 मार्क्स, तो आपको भी मन में लगेगा यार नंबर आ तो गए पर पेपर ही इतना आसान था यार, आने ही थे, अगर नहीं आते तो ज्यादा शर्म आती है ना। चलो आइए बेटा मेरे साथ में आगे बढ़ेंगे, और आगे अब आप लोग मेरे साथ में करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के एग्जाम में आया था दिसंबर 21 में। कब आया था भैया, दिसंबर 21 में आपके एग्जाम में आया था। ठीक है, चलो क्वेश्चन कैसा है मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन भी इजी है, और भाई वही 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 10 नंबर का क्वेश्चन है मुफ्त का। जी लिमिटेड मैन्युफैक्चर लेदर बैग्स फॉर ऑफिस एंड स्कूल पर्पसेस। अच्छा, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ लेदर बैग्स फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2021। बेटा ये सारी की सारी जानकारी सितंबर से रिलेटेड है। क्या, लेदर शीट्स एंड कॉटन क्लोथ्स आर मेन इनपुट्स। मतलब बेटा ये दोनों डायरेक्ट मटेरियल है, लेदर शीट और कॉटन क्लोथ। द एस्टिमेटेड रिक्वायरमेंट पर बैग इज 2 मीटर्स ऑफ लेदर शीट एंड 1 मीटर ऑफ कॉटन क्लोथ। ये कह रहा है एक बैग बनाने में, ये बोल रहा है एक बैग बनाने में हमारा लेदर शीट लगती है 2 मीटर, और बेटा कॉटन क्लोथ हमारा लगता है 1 मीटर। ठीक है, 2 मीटर और 1 मीटर। अब सुनो ये क्या कह रहा है, ये वाले लाइन,
2000 meters of leather sheet and 1000 meter of cotton cloth were purchased at rupees 3,20,000 and 15,000 respectively. Freight paid on purchases was rupees 8,500. हमने बेटा 2000 मीटर लेदर शीट खरीदी है, 1000 मीटर हमने कॉटन क्लोथ खरीदा है 3,20,000 का और 15,000 का, और फ्रेट हमारा लगा है 8,500. आपको बोला फ्रेट डायरेक्ट मटेरियल की परचेज कॉस्ट में जुड़ेगा, ये तो अपने को पता है, ये कोई खास बात नहीं है. मेन बात सुनो, यहां पे ध्यान से देखो, इस सवाल की मेन बात ये है. सवाल में आपको बोला कि लेदर शीट आपने ली है 2000 मीटर, और ध्यान से देखो एक बैग में 2 मीटर लेदर शीट लगती है. आपने 1000 मीटर लिया कॉटन क्लोथ, 1000 मीटर, और आपको बता रहा है कॉटन क्लोथ एक बैग में लगता है 1 मीटर. इन दोनों जानकारियों से मेरे एक बात समझ में आ रही है कि बेटा ये जो भी सामान हमने लिया है ये 1000 बैग बनाने का सामान है. जरा सोचो, एक बैग में 2 मीटर लेदर शीट लगती है. मैंने लेदर शीट लिए 2000, कितनी लेदर शीट मैंने लिए 2000 मीटर, और 2000 मीटर का मतलब 1000 बैग हो गए. दोबारा सोचो, कॉटन क्लोथ मैंने लिया 1000 मीटर, एक बैग में 1 मीटर कॉटन क्लोथ लगता है, मतलब ये कॉटन क्लोथ भी मैंने 1000 बैग बनाने का लिया है. तो एक बात तो समझ में आ गई कि ये जो भी सामान आपने खरीदा है ये 1000 बैग बनाने का सामान है. ये वाली लाइन, ये वाला पॉइंट इस सवाल का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. स्टिचिंग एंड फिनिशिंग, मतलब ये तो प्रोडक्शन का काम हो गया ना, मतलब ये डायरेक्ट लेबर की बात हो रही है. नीड 2000 मैन आवर्स एट रुपीज 80 पर आवर. बेटा स्टिचिंग और फिनिशिंग में 2000 घंटे लगेंगे 80 रुपीज पर आवर की रेट से. अदर डायरेक्ट कॉस्ट रुपीज 10 पर लेबर आ रहे, ठीक है. अच्छा, अदर डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब हो गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये हो गए डायरेक्ट एक्सपेंसेस. अब सुनो, सवाल कहता है जी लिमिटेड है 4 machines at a total cost of rupees 22 lakh. Machines have a life of 10 years with scrap value of 10% of the original cost. Depreciation is charged on straight line basis. सवाल कहता है हमारे पास 4 मशीनें हैं जिनकी टोटल कॉस्ट 22 लाख रुपीस की है. एक मशीन ही, चारों की मिलाकर टोटल कॉस्ट. मशीनों की लाइफ 10 साल की है और हमारी साल्वेज वैल्यू ओरिजिनल कॉस्ट मतलब 22 लाख के 10% के बराबर है, मतलब 2,20,000 के बराबर है. डेप्रिसिएशन एसएलएम से लगाना है. बढ़िया. आगे कहता है मंथली कॉस्ट, द मंथली कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेल्स ऑफिस स्टाफ आर रुपीज 45,000 एंड 72,000 रेस्पेक्टिवली. बेटा हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है उसका मंथली खर्चा 45,000 है, और जो सेल्स ऑफिस है उसका मंथली खर्चा 72,000 है. इसके अलावा अब सुनो, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, ये वाली. जी लिमिटेड पेज रुपीज 1,20,000 पर मंथ एज रेंट फॉर 2,400 स्क्वायर फीट ऑफ प्रेमाइसेस. ये कह रहा है हमने 2,400 स्क्वायर फीट फैक्ट्री प्रेमाइसेस हमारे पास है, जिसमें से जिसका रेंट हमें पे करना पड़ता है 1,20,000 पर मंथ. आगे कहता है द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेल्स ऑफिस occupied 240 square feet and 200 square feet respectively of office space. सवाल कर रहा है ये जो हमारी ऑफिस की स्पेस है 2,400 स्क्वायर फीट, इसमें से 240 स्क्वायर फीट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के काम में आता है और 200 स्क्वायर फीट सेल्स ऑफिस के काम में आता है. फ्रेट पेड ऑन डिलीवरी ऑफ फिनिश बैग्स. बेटा जो हमारे फिनिश्ड बैग्स है, तैयार माल है, उसकी डिलीवरी में हमारा खर्चा लग रहा है. बेटा डिलीवरी में खर्चा लग रहा है मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, वो हमारे 18,000 के हैं. ड्यूरिंग द मंथ 35 kg ऑफ स्क्रैप कटिंग ऑफ लेदर एंड कॉटन वर सोल्ड एट रुपीज 150 पर kg. बेटा प्रोडक्शन से 35 kg स्क्रैप निकला जिसे हमने 150 की रेट में बेच दिया. अब आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि स्क्रैप बेचकर जो पैसा रिकवर हो रहा है वो कहां एडजस्ट होगा, फैक्ट्री कॉस्ट के बाद. देयर आर नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इनपुट मटेरियल.
रॉ मटेरियल का ना तो कोई ओपनिंग स्टॉक है ना कोई क्लोजिंग स्टॉक है, इसका मतलब जितना परचेज किया वही कंज्यूम्ड है। देयर इज अ फिनिश स्टॉक ऑफ 100 बैग इन स्टॉक एट द एंड ऑफ द मंथ। महीने के एंड पर आपके पास में फिनिश्ड गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 100 बैग्स का। बेटा बनाए कितने? 1000। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 100। तो बेचे कितने? 900। आपसे रिक्वायर किया जा रहा है एक कॉस्ट शीट बनाऊं सितंबर महीने के लिए, जिसमें आपको हमें बताना है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, प्राइम कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ सेल। ये सारी की सारी चीजें आपको निकाल के बतानी है। ठीक है, ओके। मतलब सवाल जो है ये है बहुत आसान। ठीक है, सबसे पहला आप यहां पर लिखोगे, एक नोट लिखो, नोट। in this question we are given that we need 2 meter of leather sheet. We need 2 meter of leather sheet and 1 meter of cotton cloth and 1 meter of cotton cloth to produce 1 bag या to manufacture 1 bag. Now we have purchased / consumed, क्योंकि बेटा यहां पर रॉ मटेरियल का कोई भी ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। नाउ वी हैव परचेस्ड ऑब्लिक कंज्यूम्ड 2000 मीटर of leather sheet, 2000 meter of leather sheet and 1000 meter of cotton cloth and 1000 meter of cotton cloth, which clearly shows that we have produced 1000 bags. We have produced 1000 bags. इसका सिंपल सा मतलब है कि हमने कितने बैग बनाए? 1000। ठीक है, चलो अब मेरे साथ में कॉस्ट शीट बनाना शुरू करेंगे। चलिए, सबसे पहला मैंने लिया डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। सबसे पहला मैं लूंगा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। अब डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड में आप देखो, एक तो हमने खरीदी है लेदर शीट्स, दूसरा हमने खरीदा है कॉटन क्लोथ। ठीक है, अच्छा लेदर शीट हमने खरीदी है 3,20,000 की, और बेटा जो कॉटन क्लोथ है वो हमने खरीदा है 15,000 का। ठीक है, इसके अलावा बेटा हमारा फ्रेट भी लगा है 8500 का। तो जो 8500 का फ्रेट लगा आप उसे भी जोड़ दो, और 8500 का फ्रेट भी अगर आपने जोड़ दिया तो आपके पास डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड की कॉस्ट आ जाएगी 3,43,500। यह आ जाएगा 3,43,500। ठीक है, यह आ गया काम। प्लस अब बात करें डायरेक्ट लेबर की।
अब बेटा डायरेक्ट लेबर का खर्चा किस में लगेगा, स्टिचिंग में और फिनिशिंग में। और सवाल ये कह रहा है कि ये जो स्टिचिंग और फिनिशिंग का काम है इसमें हमारी लेबर कितनी लग रही है, 2000 आवर्स, और वो भी 8 रुपीज पर आवर। तो 2000 आवर्स की लग रही है 80 रुपीज पर आवर की रेट से, तो हमारी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो गई 1,60,000 जोड़ ली, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब बेटा अपने को यहां पे दे रखा है अदर डायरेक्ट कॉस्ट। अदर डायरेक्ट कॉस्ट मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और वो भी कितने, ₹10 पर लेबर आवर। अब आपकी लेबर आवर से 2000, 10 रुपीज पर आवर, तो ये आपके हो गए 20,000। अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो मेरे पास आ जाएगी प्राइम कॉस्ट, और बेटा मेरे पास में प्राइम कॉस्ट आ रही है 523,500। तो मेरे पास जो प्राइम कॉस्ट आ रही है वो प्राइम कॉस्ट मेरी आ रही है 5,23,500। ये मेरी प्राइम कॉस्ट है। अच्छा बेटा प्राइम कॉस्ट में मैं प्लस करूंगा फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब ध्यान से देखिए, फैक्ट्री ओवरहेड्स की बात करें तो सबसे पहला यहां पर मुझे मशीनों की जानकारी दे रखी है, तो मशीनों का डेप्रिसिएशन फैक्ट्री ओवरहेड है। उसके बाद में फैक्ट्री का रेंट भी दे रखा है, तो वो भी ले लेंगे। चलो इसके अलावा और कोई बात नहीं, और कुछ नहीं है। तो लीजिए बेटा फैक्ट्री ओवरहेड में दो चीजें आएंगी, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। बेटा एक बात ध्यान रखना, ये कॉस्ट शीट एक महीने की बन रही है, सितंबर की बन रही है, तो डेप्रिसिएशन भी एक महीने का लेना है। अब ध्यान से देखो, 22 लाख ये कॉस्ट है, माइनस 2,20,000 साल्वेज वैल्यू है, डिवाइडेड बाय लाइफ 10 ईयर्स। तो 22 लाख माइनस 2,20,000 डिवाइडेड बाय 10, तो एक साल का डेप्रिसिएशन आ गया 1,98,000। और बेटा 1,98,000 का डेप्रिसिएशन अगर 12 महीने का है तो एक महीने का कितना हो, 16,500। नंबर 2 रेंट। अब ध्यान से देखें, अब रेंट की बात करें तो रेंट का जो खर्चा है वो आपको ऑलरेडी पर मंथ दे रखा है 1,20,000। अब देखो 1,20,000 का जो रेंट है ये 2,400 स्क्वायर फीट का है। देख लो टोटल एरिया फैक्ट्री में 2,400 स्क्वायर फीट है। अब एक बात बताओ, 2,400 स्क्वायर फीट में से 240 और 200 मतलब कुल मिलाकर 440 स्क्वायर फीट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस और सेल्स वालों के काम आ रहा है। तो बेटा -440 स्क्वायर फीट हमारे काम आ रहा है किसके, एडमिनिस्ट्रेटिव और सेल्स ऑफिस के। तो इसका मतलब बेटा फैक्ट्री में प्रोडक्शन के काम आ रहा है सिर्फ 1960 स्क्वायर फीट, और बेटा जो हमारा फैक्ट्री जो प्रोडक्शन के काम में आ रही है फैक्ट्री, उसका जो किराया है वो फैक्ट्री ओवरहेड है। ठीक है, तो देखो 1,20,000 पर मंथ का किराया है 2,400 स्क्वायर फीट का, इसमें से 440 स्क्वायर फीट का किराया एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस और सेल्स ऑफिस का है, तो बाकी 1960 स्क्वायर फीट का जो रेंट है वो फैक्ट्री का है। तो वो कितना होगा, 98,000 का। बस फैक्ट्री ओवरहेड के तो मुझे दो ही खर्चे दे रखे हैं और कुछ है नहीं, तो इसे मैं जोड़ दूंगा तो मेरे पास आ जाएगी वर्क्स कॉस्ट। लेकिन बेटा आप ध्यान से देखो, इस सवाल के अंदर आपको कोई भी ओपनिंग WIP और क्लोजिंग WIP नहीं दे रखा, तो जो वर्क्स कॉस्ट है वही फैक्ट्री कॉस्ट है।
तो ये लीजिए बेटा 523500 प्लस 16500 प्लस 98,000, ये आ गया 6,38,000। ठीक है, ये आ गई फैक्ट्री कॉस्ट। अब फैक्ट्री कॉस्ट में मैं 5 चीजें लेता हूं। पहला क्वालिटी कंट्रोल का खर्चा, यहां पर देखो कोई क्वालिटी कंट्रोल का खर्चा नहीं है। नंबर 2 R&D का खर्चा, वो भी यहां पर नहीं है, छोड़ दो। फिर तीसरे नंबर पे मैं लेता हूं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, जो फैक्ट्री के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, पर वो भी यहां पे ऐसा मुझे दे नहीं रखा, छोड़ दो। फिर मैं लेता हूं स्क्रैप की रिकवरी, बेटा वो मुझे दे रखा है, तो कर दो बेटा माइनस रिकवरी फ्रॉम सेल ऑफ स्क्रैप, ये मुझे गिवन है। और बेटा यहां पे दे रखा है हमने स्क्रैप बेचा 35 kg, और किस रेट में, 150 की रेट में। तो लो भाई 35 kg 150 की रेट में बेचा, तो बेटा हमें पैसे मिले 5250, ये हम माइनस करेंगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद में फिर हम लोग प्राइमरी पैकिंग का खर्चा ऐड करते हैं, पर बेटा प्राइमरी पैकिंग का खर्चा दे ही नहीं रखा, तो छोड़ दो। तो ये आपके पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये आपके पास आ गई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बेटा इस सवाल में कोई ओपनिंग फिनिश गुड्स हमें नहीं दे रखा, पर क्लोजिंग फिनिश गुड्स हमें दे रखा है। अब ध्यान से देखो, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई 6,32,750, 632,750। अब कुछ समझाने जा रहा हूं, ध्यान से सुन लो। एक बैग बनाने में 2 मीटर लगता है लेदर शीट, मैंने 2000 मीटर लेदर शीट काम में ली है, इसका मतलब मैं 1000 बैग बना रहा हूं। एक बैग बनाने में 1 मीटर लगता है कॉटन क्लोथ, हमने 1000 मीटर कॉटन क्लोथ काम में लिया है, दैट मीन्स हम बैग कितने बना रहे हैं, 1000। तो दोनों बातों से एक ही बात पता चली कि हमने 1000 बैग्स बनाए। इसका मतलब ये जो प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी आ रही है, ये प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी 1000 बैग्स की है, ये प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी 1000 बैग्स की है। अब बेटा ओपनिंग स्टॉक तो है नहीं, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक है, माइनस कर दो क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स। अब फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 100 बैग्स का। अब आप खुद ही हिसाब लगा लो, 632,750, अगर ये 1000 बैग्स की कॉस्ट है, तो 100 बैग्स की कॉस्ट कितनी, 63275, 63275। तो बेटा अब यहां पर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये लीजिए बेटा हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, और हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगा 569,475। तो जो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो आ जाएगा 569,475। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम लोग प्लस करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, पर बेटा अब यहां पर सिर्फ वही एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड लेना जो ऑफिस से रिलेटेड है, जो ऑफिस से रिलेटेड है। अब देखो यहां पर क्या क्या दे रखे हैं, देखिए यहां पर मुझे दे रखा है मंथली कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेल्स ऑफिस आर 45,000 एंड 72,000। तो लो भाई हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस का जो खर्चा है पहले तो वो ले लेते हैं, और वो हमें दे रखा है एक महीने का 45,000।
वो ले लिया। उसके बाद में अब मुझे लेना है रेंट। अब ध्यान से देखो, 1,20,000 का जो रेंट है वो 2400 स्क्वायर फीट का है, और बेटा हमने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के लिए काम में लिया 240 स्क्वायर फीट। तो बेटा ये 1,20,000 का किराया अगर 2400 स्क्वायर फीट का है तो 240 स्क्वायर फीट का कितना, 12,000। और बेटा ये दोनों मिलाकर मेरा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हो गया 57,000, ठीक है, प्लस सेलिंग ओवरहेड्स। अब सेलिंग ओवरहेड्स की बात करें तो पहला आपको दे रखा है सेलिंग ऑफिस एक्सपेंसेस। जो हमारा सेलिंग ऑफिस है उसका हर महीने का खर्चा कितना है, 72,000। और उसके अलावा बेटा रेंट भी लग रहा है, कितना, 12,000 का रेंट है 2400 स्क्वायर फीट का। तो बताओ 200 स्क्वायर फीट का कितना। तो लीजिए बेटा 12,000 डिवाइडेड बाई 2400 इंटू 200, तो बेटा ये आ रहा है 1,000। कितना, 1,000 तो नहीं आना चाहिए, 1,20,000 है, 10,000 आएगा। तो 1,20,000 डिवाइडेड बाई 2400 इंटू 200, ये आ जाएगा 10,000। तो हमारा जो रेंट है वो सेल्स ऑफिस वाले हिस्से का रेंट कितना हो गया, 10,000। अब सेलिंग ऑफिस का मंथली खर्चा दे रखा है 72,000, और बेटा रेंट मैंने निकाल लिया 10,000, दोनों मिलकर हो गया 82,000। दोनों मिलकर कितना हो गया, 82,000, ठीक है। अब बेटा इसके अलावा देखिए और कोई, सर फ्रेट पेड ऑन डिलीवरी ऑफ फिनिश गुड्स दे रखा है, मतलब बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी दे रखा है। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में बेटा आ जाएगी डिलीवरी कॉस्ट। और ये कह रहा है बेटा यदि आप एक बैग डिलीवर करते हो, सॉरी जो फिनिश्ड बैग्स हैं उनकी डिलीवरी पर टोटल आपके कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, 18,000। तो ये लीजिए ये डिलीवरी का खर्चा मैंने डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के नाम से जोड़ लिया। और बेटा ऐसा करने पर अब मेरे पास आएगा कॉस्ट ऑफ सेल। लो भाई, तो 569,475 प्लस 57,000 प्लस 82,000 प्लस 18,000, तो कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी 726,475। तो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी 726,475। ये हमारी कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। इस क्वेश्चन में बेटा अपने को सेल्स गिवन नहीं है, अदरवाइज मैं प्रॉफिट भी निकाल देता हूं। इस सवाल के अंदर अगर मुझे सेल दे देता ना तो मैं प्रॉफिट भी निकाल के बता देता, पर सेल दी नहीं है तो प्रॉफिट कैसे निकालूं, ठीक है। पर बेटा इस सवाल के अंदर जो रेंट वाला खर्चा है यही मेन कॉम्प्लिकेशन है। अगर रेंट वाले खर्चे को आप लोग समझ पाए, लो इधर मैं समझा देता हूं, इधर देखो, तो आपके लिए ये क्वेश्चन काफी इजी होगा। रेंट मेरा 1,20,000 है फॉर 2,400 स्क्वायर फीट। इसका मतलब हो गया ₹50 पर स्क्वायर फीट, ये हमारा रेंट है। अब बेटा हमारी जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग हमारी 3 पार्ट में है। एक हो गया हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस जो कि बेटा 240 स्क्वायर फीट का है। दूसरा है हमारा सेल्स ऑफिस
जो हमारा 200 स्क्वायर फीट का है। अब 2400 में से 440 स्क्वायर फीट के ये दोनों हैं, तो ऑब्वियस सी बात है बाकी जो बचा 1960 स्क्वायर फीट वो हमारी फैक्ट्री है। अब बेटा 50 रुपीज के हिसाब से इसका रेंट हो गया 12,000, 50 रुपीज पर स्क्वायर फीट के हिसाब से इसका रेंट हो गया 10,000, और बेटा 50 रुपीज पर स्क्वायर फीट के हिसाब से इसका रेंट हो गया 98,000। आप देख लो, आप 98,000 कॉपी कर लो। ये वर्किंग नोट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रेंट वाला खर्चा कहीं पर भी समझने में दिक्कत आए, अब आपको मालूम है फैक्ट्री का रेंट फैक्ट्री ओवरहेड है, ऑफिस का रेंट एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है, और सेलिंग ऑफिस का रेंट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है। तो मैंने यहां पर वही चीज फाइंड आउट की। अब इधर देखो, मैंने फैक्ट्री ओवरहेड में ले रखा है 98,000, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में लिया 12,000, और सेलिंग ओवरहेड में मैंने लिया 10,000। सिंपल एज दैट। ठीक है, डन, काम खत्म। बेटा मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन समझने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई होगी। अब सवाल आसान है, सवाल मुश्किल नहीं है, पर एग्जामिनेशन में जरूरत होती है तसल्ली से सोचने की। आराम से विचार करो कौन सी चीज आपको कहां पर लिखनी चाहिए, इसके ऊपर विचार करो, और विचार करके आप लोग अपने सवालों को सॉल्व करो। क्वेश्चन बहुत आसान था। एक रेंट वाले पॉइंट को छोड़कर बाकी सवाल में एज सच मुझे कोई खास बात नहीं दिखी। एक तो यहां पर 1000 बैग का प्रोडक्शन हो रहा है, एक तो वो इंपॉर्टेंट बात है, और दूसरा ये जो रेंट आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है ये इंपॉर्टेंट बात है। बाकी तो मुझे इस सवाल में एज सच कोई खास दम वाली बात नहीं लगी। लेकिन दोस्तों, अब मैं जा रहा हूं अब आप लोगों के साथ में इस चैप्टर का सबसे कठिन और सबसे लंबा सवाल सॉल्व करने। सर क्या वो सवाल बहुत जबरदस्त है? हां, वो सवाल वाकई में बहुत जबरदस्त है, आसान सवाल नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूं। इट्स अ गुड क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन। सर क्या वो सवाल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है? तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ये मैंने छोड़ दिया था, ये अब मैं ले रहा हूं आप लोगों के साथ में। बच्चे मुझसे पूछते हैं सर क्या ये सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है? तो मैं आपको बता दूं, ये वाला सवाल एग्जाम में पूछा जाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल क्यों? क्योंकि बेटा हमारे एग्जाम का पैटर्न है कि हमारे एग्जाम में 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बेटा अगर हमारे एग्जाम में 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऑब्वियस सी बात है बेटा ये वाला सवाल 10 मार्क्स में पूछा जाना संभव नहीं है। नंबर 2, आप इस सवाल का साइज देखो, ऑलमोस्ट ये सवाल 3 पेज का क्वेश्चन है। मतलब ये 3 पेज का सिर्फ क्वेश्चन है, सवाल 3 पेज का है। ये तो हमारे फॉन्ट छोटे हैं इसलिए 3 पेज में है। इंस्टीट्यूट का पेपर जो आता है वो थोड़े बड़े फॉन्ट में आता है, उसके हिसाब से तो ये पेपर ये जो क्वेश्चन है ये 4 पेज तक जाएगा। ये 3.5 पेज 4 पेज का क्वेश्चन होगा। अब इतना लंबा सवाल एग्जाम में 10 मार्क्स के लिए नहीं पूछ सकते। अब क्योंकि इतना लंबा सवाल 10 मार्क्स के लिए पूछ नहीं सकते और पैटर्न यह है कि 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो उस वजह से इस क्वेश्चन के एग्जाम में आने का जो चांस है वो ना के बराबर है। दूसरी बात, अगर इतना लंबा सवाल एग्जाम में आ जाए, अगर इतना लंबा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप लोग इस सवाल को सॉल्व कर ही नहीं सकते हो। मतलब आपके पास इतना टाइम ही नहीं होगा कि आप लोग इस सवाल को सॉल्व कर दो। आपको मालूम है हमारे पास 180 मिनट्स होते हैं जिसमें हमें 100 नंबर का पेपर सॉल्व करना है। इसका मतलब हर एक नंबर के लिए मेरे पास 1.8 मिनट्स है। अब जरा एक बात सोचो कि अगर यह सवाल 10 नंबर में आता है तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मेरे पास सिर्फ 18 मिनट है, 18 मिनट्स। और मैं आपको बता दूं उससे ज्यादा सवाल टाइम तो मुझे इस सवाल को रीड करने में लगेगा। ठीक है,
अब अगर ये वाला सवाल आपने 6-7 बार घर पे करके गए हो और आपको ये सवाल बिल्कुल रटा हुआ है और ये एज इट इज बिल्कुल सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, तो शायद फिर भी आप लोग इसे 25 से 30 मिनट के अंदर कर सकते हो, लेकिन वो भी तब जब आपको सोचना ना पड़े और पूरा सवाल आपको रटा हुआ हो। खैर, लेकिन नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो सवाल बहुत मस्त है। नॉलेज के लिए अपने को यहां पर बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। ठीक है, तो चलो मेरे साथ में इस सवाल को सॉल्व करना शुरू करें। अर्णव इस्पात उद्योग has following expenditure for the year ended 31st March 2021। 31st मार्च 2021 के लिए हमारे खर्चे कुछ इस प्रकार हैं। रॉ मटेरियल हमने खरीदा 10 करोड़ का, ठीक है। जीएसटी पेड किया इस पर 18% से 1 करोड़ 80 लाख का, लेकिन सवाल कह रहा है एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट। बेटा हमें इसके ऊपर इनपुट क्रेडिट मिलेगा, मतलब आपको इसका एडजस्टमेंट मिल रहा है, एक तरीके से आपको इसका रिफंड मिल रहा है। और मेरे बच्चों, अगर आपको इसका रिफंड मिल रहा है तो ऑब्वियस ही बात है हम इसे अपनी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे, मतलब मुझे इसे सिंपली इग्नोर करना है बिकॉज आईटीसी क्रेडिट, क्योंकि हमें इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रहा है। अच्छा, फ्रेट इनवर्ड, ऑब्वियस सी बात है ये मुझे रॉ मटेरियल परचेस्ड में ऐड करना है। वेजेस पेड टू फैक्ट्री वर्कर, मतलब डायरेक्ट वेजेस आ गई। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड ईएसआई, तो बेटा ऑब्वियस सी बात है एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो लेबर कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। इसके बाद में मुझे प्रोडक्शन बोनस दे रखा है, वो भी ऐड हो जाएगा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में। रॉयल्टी पेड मुझे दे रखा है, ये मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है। इसके बाद में बेटा मुझे अमाउंट पेड फॉर पावर एंड फ्यूल दे रखा है, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। अमाउंट पेड फॉर परचेजेस ऑफ मोल्ड एंड पैटर्न्स, जिनकी लाइफ, और इनकी लाइफ कितनी है 2 साल की, तो ऑब्वियस ही बात है ये जो मोल्ड्स और पैटर्न्स है इनकी कॉस्ट को 2 साल में डिवाइड करना है, वो भी हो गया। जॉब चार्जेस पेड टू जॉब वर्कर्स, हमने बेटा बाहर से कोई काम करवाया, खुद काम नहीं किया, हमने बाहर से काम करवाया, तो वो भी हो गया। तो बेटा ये जो हमारे हैं ये सब क्या हैं, ये सब हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब अपने को यहां पे दे रखा है स्टोर एंड स्पेयर कंज्यूम्ड, याद आ रहा है मैंने आपको बोला था मटेरियल, अगर आपको कंज्यूमेबल मटेरियल दे रखा है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा, लेकिन अगर आपको कंज्यूमेबल स्टोर दे रखा है तो वो फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा। तो बेटा ये जो हमारा स्टोर एंड स्पेयर कंज्यूम्ड है ये हमारा जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड में, ठीक है। डेप्रिसिएशन अपने को दे रखा है फैक्ट्री बिल्डिंग का, ये जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड में। ऑफिस बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में। प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड में, और डिलीवरी व्हीकल का डेप्रिसिएशन जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में। डिलीवरी वाले व्हीकल्स का जो डेप्रिसिएशन है ये डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है, तो ये कहां जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में। सैलरी पेड टू सुपरवाइजर, सुपरवाइजर फैक्ट्री में होते हैं बेटा, ये जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड में। रिपेयर एंड मेंटेनेंस अपने को दे रखा है प्लांट एंड मशीनरी का, ये फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। सेल्स ऑफिस बिल्डिंग का सेलिंग ओवरहेड में जाएगा। व्हीकल यूज्ड बाय डायरेक्टर्स एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्चा दे रखा है प्लांट का, फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। फैक्ट्री बिल्डिंग का फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड डब्ल्यूआईपी, हमने रॉ मटेरियल स्टॉक का और डब्ल्यूआईपी स्टॉक का इंश्योरेंस करवा रखा है, ये भी फैक्ट्री से रिलेटेड है, तो ये इंश्योरेंस प्रीमियम भी फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। फिर बेटा क्वालिटी कंट्रोल का खर्चा आप जानते हैं कॉस्ट शीट में अलग से आएगा। सैलरी पेड टू क्वालिटी कंट्रोल स्टाफ, ये भी क्वालिटी कंट्रोल का खर्चा है, कॉस्ट शीट में अलग से आएगा।
बेटा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट पेड फॉर इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन प्रोसेस। बेटा अगर प्रोडक्ट या प्रोडक्शन प्रोसेस के इंप्रूवमेंट के लिए अगर आप R&D पर कोई भी खर्चा करते हो तो वो भी फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में आता है, ये भी वहीं आएगा अलग से। एक्सपेंसेस पेड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल एंड इंजीनियरिंग मेंटेनेंस। बेटा पॉल्यूशन कंट्रोल का जो हमारे इक्विपमेंट लगे हुए हैं उनकी मेंटेनेंस के ऊपर हमने पैसा खर्च किया है। अब बेटा पॉल्यूशन कहां फैलता है? फैक्ट्री में। तो पॉल्यूशन कंट्रोल का हमने इक्विपमेंट लगा रखा है, उसकी मेंटेनेंस करवा रहे हैं, तो ये मेंटेनेंस का खर्चा भी कहां जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड में। बेटा हमारा ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंसेस पेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री वर्क। बेटा फैक्ट्री के काम के एडमिनिस्ट्रेशन पर हमारा पैसा खर्च हो रहा है, इसका मतलब ये जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में। पर ये कौन सा वाला एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है? फैक्ट्री वाला। ठीक है। सैलरी पेड टू फंक्शनल मैनेजर दे रखा है। अब फंक्शनल मैनेजर्स की सैलरी दे रखी है। अब देखो प्रोडक्शन मैनेजर, अब आप समझो ये मैनेजर है और मैनेजर की सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में आएगी। क्लियर है बात? बेटा मैनेजर क्या करता है? प्रोडक्शन का काम तो नहीं करता ना, तो मैनेजर तो एडमिनिस्ट्रेशन ही करता है, तो मैनेजर की सैलरी कहां पर आएगी? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में। लेकिन ध्यान से देखो ये कौन सा मैनेजर है? प्रोडक्शन कंट्रोल मैनेजर है, और ये प्रोडक्शन कंट्रोल मैनेजर है, इसका मतलब इसकी सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में जाएगी। लेकिन कौन से एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में? फैक्ट्री वाले। बेटा ये मैनेजर की सैलरी है, ये मैनेजर की सैलरी है, लेकिन ये मैनेजर कौन सा है? प्रोडक्शन कंट्रोल मैनेजर। अब मैनेजर की सैलरी है मतलब ये मैनेजमेंट का खर्चा है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है, लेकिन ये प्रोडक्शन कंट्रोलर है, तो ऑब्वियस सी बात है ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड फैक्ट्री में जाएगा। लेकिन सुनो, फाइनेंस एंड अकाउंट्स ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऑफिस वाले में जाएगा। सेल्स एंड मार्केटिंग ये सेलिंग ओवरहेड में जाएगा। ठीक है। सैलरी पेड टू जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर की सैलरी ये ऑफिस वाले एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में जाएगी। पैकिंग कॉस्ट, अब दो तरह की पैकिंग कॉस्ट है, प्राइमरी पैकिंग और नंबर 2 रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए पैकिंग। अब आप मुझे बताओ प्राइमरी पैकिंग ये तो जाएगी फैक्ट्री ओवरहेड के बाद में, और बेटा ये जो डिस्ट्रीब्यूशन वाली है ये जाएगी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में। ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो रीपैकिंग कर रहे हैं, मतलब पैक को भी दोबारा पैक कर रहे हैं, ऊपर कार्टन वगैरह में जो पैक कर रहे हैं वो डिलीवरी के लिए, वो कहां जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में। और बेटा ये जो आपकी प्राइमरी पैकिंग है ये कहां जाएगी? फैक्ट्री ओवरहेड के बाद में। अच्छा आगे कहता है वेजेस ऑफ एम्प्लॉइज एंगेज्ड इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। बेटा डिस्ट्रीब्यूशन में लगे हुए लोगों की सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में जाएगी। फीस पेड टू ऑडिटर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऑफिस वाले में। लीगल एडवाइजर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में। परफॉर्मेंस बोनस टू सेल्स स्टाफ सेलिंग ओवरहेड में। ठीक है। अब यहां पर मुझे ओपनिंग स्टॉक दे रखे हैं तीनों, क्लोजिंग स्टॉक दे रखे हैं तीनों। ठीक है। अब सुनो, अमाउंट रियलाइज्ड बाय सेलिंग स्क्रैप एंड वेस्टेज जनरेटेड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस 86,000। बेटा प्रोडक्शन की प्रोसेस में जो स्क्रैप निकला उस स्क्रैप को बेचने से हमें पैसा मिला 86,000। वो 86,000 भी मैंने यहां पे लेना है, कहां पे? फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में लेस करके लेना है। ठीक है। मतलब आप सोचो यार कितना जोरदार सवाल है कि इसमें इतनी सारी कॉम्प्लिकेशन इन्वॉल्व है। मतलब इसमें कॉम्प्लिकेशन तो खैर कुछ खास नहीं है, पर खर्चे कितने सारे दे रखे हैं और इतने सारे खर्चों को लेकर मुझे सवाल को सॉल्व करना है। पर चिंता की बात नहीं, आराम से हो जाएगा। ठीक है। हाँ टाइम तो लगेगा क्योंकि लंबा सवाल है तो टाइम तो लगेगा, पर इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करने में ऐसा कोई बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। शुरू करें? चलिए बेटा फटाफट से अब मेरे साथ में आप लोग शुरू करेंगे।
मैं तो नए पेज से शुरू करता हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 3, और हम लोग बनाने जा रहे हैं कॉस्ट शीट। सबसे पहला मैं लूंगा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। सबसे पहला मैं लूंगा ओपनिंग स्टॉक। और ध्यान से देखिए बेटा, मैंने भी क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर ओपन कर रखा है और मेरे पास रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक है 18 lakhs का, प्लस परचेजेस। बेटा हमारी जो रॉ मटेरियल की परचेजेस हैं वो अपने को यहां पे दे रखी है 10 करोड़ की, 10 करोड़ की। बेटा जीएसटी मैं नहीं लूंगा क्योंकि उसका इनपुट क्रेडिट मुझे मिल रहा है, तो वो छोड़ दो। इसके बाद लेंगे फ्रेट इनवर्ड, तो ये मैंने ले लिया फ्रेट इनवर्ड। और बेटा फ्रेट का खर्चा मैंने अपनी परचेज कॉस्ट में जोड़ दिया 11,20,600, 11,20,600 ये मैंने फ्रेट इनवर्ड जोड़ दिया और कोई खर्चा है ही नहीं, तो कोई बात नहीं। अब माइनस कर दूं क्लोजिंग स्टॉक को, तो हमारा रॉ मटेरियल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक है 9,60,000। आप उसे माइनस कर दो, ऐसा करने पर आपके पास आ जाएगा 18 lakhs प्लस 10 करोड़ प्लस 11,20,600 माइनस 9,60,000, तो बेटा ये आ रहा है 10 करोड़ 19,60,600, 10 करोड़ 19,60,600 ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया। अब लेंगे डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस में मैंने डैश डाला। सबसे पहला मैंने लिखा वेजेस पेड, तो बेटा फैक्ट्री वर्कर्स को मैंने डायरेक्ट वेजेस का पेमेंट किया है 29,20,000, 29,20,000। अब देखो अपने को दे रखा है कंट्रीब्यूशन टू पीएफ एंड ईएसआई, ले लो भाई कंट्रीब्यूशन टू पीएफ एंड ईएसआई, और वो है हमारा 3,60,000। तो हमने एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी जोड़ लिया। इसके बाद में बेटा अपने को दे रखा है बोनस टू फैक्ट्री वर्कर्स। फैक्ट्री वर्कर्स को आपने बोनस दिया है, वो बोनस का पैसा भी जोड़ दीजिए। कितना? 2,90,000। और ये तीनों खर्चे मैंने यहां पे ऐड कर दिए, तो 29,20,000 प्लस 3,60,000 और 2,90,000, कुल मिला के डायरेक्ट वेजेस आ गई 35,70,000। 35,70,000 ये डायरेक्ट वेजेस आ गई। डायरेक्ट वेजेस के बाद में अगला हम लोग लेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब देखो सबसे पहला खर्चा दे रखा है रॉयल्टी का, डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा रॉयल्टी, तो रॉयल्टी का खर्चा है 172,600, ये मैंने ले लिया यहां पे। अगला बेटा अमाउंट पेड फॉर पावर एंड फ्यूल, तो पावर एंड फ्यूल का खर्चा जो है वो भी अपन लोग ले लेंगे। कितना? 4,62,000। ठीक है। पावर के बाद में बेटा फिर अगला खर्चा मुझे दे रखा है मोल्ड्स एंड पैटर्न का खर्चा, वो भी ले लो, पर थोड़ा संभल के। मोल्ड एंड पैटर्न का खर्चा मुझे दे रखा है 8,96,000, 8,96,000, और इनकी लाइफ है 2 साल, तो 8,96,000 डिवाइडेड बाई 2, यह आ जाएगा 4,48,000। ठीक है, तो
तो बेटा ये आ गया 4,48,000, ये भी मैंने यहां पे ले लिया। इसके बाद में बेटा जॉब चार्जेस पेड टू जॉब वर्कर, मतलब हमने बाहर से काम करवाया और बाहर से काम करवाने का पैसा दिया, तो आ गया जॉब चार्जेस। और बेटा ये जॉब चार्जेस भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ये आ गया 8,12,000। तो बेटा 1,72,600, 4,62,000, 4,48,000 और 8,12,000 सब मिलाकर ये आ रहा है 18,94,600। और बेटा अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो मेरे पास आ जाएगी प्राइम कॉस्ट। तो लीजिए बेटा प्लस 35,70,000 प्लस 10,19,60,600 और प्राइम कॉस्ट हमारी आ जाएगी 10,74,25,200। 10,74,25,200, ठीक है, ये हमारी प्राइम कॉस्ट आ गई। बेटा प्राइम कॉस्ट में अब मैं प्लस करूंगा फैक्ट्री ओवरहेड्स को। अब यहां से सवाल थोड़ी मेहनत ज्यादा करवाएगा, कठिन तो नहीं होगा पर थोड़ी मेहनत बढ़ जाएगी, ठीक है। अब बिल्कुल तसल्ली से एक एक पॉइंट को देखो। सबसे पहला जॉब चार्जेस के बाद में देखो आपको स्टोर दे रखा है। बेटा कंज्यूमेबल स्टोर का खर्चा फैक्ट्री ओवरहेड में आता है, तो स्टोर एंड स्पेयर का खर्चा मैंने ले लिया 1,12,000 फैक्ट्री ओवरहेड में। उसके बाद में देखो बेटा डेप्रिसिएशन आपको दे रखा है फैक्ट्री बिल्डिंग का, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग। तो बेटा फैक्ट्री बिल्डिंग का जो डेप्रिसिएशन है वो है 84,000, ठीक है भाई। ऑफिस वाला छोड़ दो, फिर प्लांट एंड मशीनरी। बेटा प्लांट एंड मशीनरी भी फैक्ट्री में होती है, तो ले लो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन है 1,26,000, वो भी मैंने फैक्ट्री ओवरहेड में ले लिया। डिलीवरी व्हीकल का डेप्रिसिएशन जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में, उसे छोड़ो। सैलरी पेड टू सुपरवाइजर, बेटा सुपरवाइजर फैक्ट्री में ही होते हैं, सैलरी टू सुपरवाइजर। और बेटा सुपरवाइजर की सैलरी आ जाएगी 1,26,000। अच्छा फिर बेटा रिपेयर का खर्चा दे रखा है प्लांट का, सेल्स ऑफिस का और व्हीकल का, यूज्ड बाय डायरेक्टर्स। तो बेटा प्लांट वाला फैक्ट्री का है, सेल्स ऑफिस वाला सेलिंग का है, व्हीकल्स यूज्ड बाय डायरेक्टर्स एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का है। तो अपने तो ले लो रिपेयर टू प्लांट एंड मशीनरी, और प्लांट एंड मशीनरी वाली रिपेयर हो जाएगी 48,000, वो भी मैंने ले ली। अच्छा इसके बाद में बेटा इंश्योरेंस प्रीमियम पेड मुझे दे रखा है 3, किस किस का? प्लांट का, वो भी फैक्ट्री में होता है, फैक्ट्री बिल्डिंग का, वो भी फैक्ट्री का है, और रॉ मटेरियल और WIP का जो स्टॉक है उसका। तो भाई ये तो तीनों जो इंश्योरेंस प्रीमियम है, ये तीनों चीजों का इंश्योरेंस प्रीमियम फैक्ट्री ओवरहेड में ही जाना है, तो मैं तीनों का एक साथ ही ले लेता हूं। इंश्योरेंस, तो हमारा इंश्योरेंस का खर्चा है 85,300। लो भाई 85,300, ये मैंने पूरा का पूरा फैक्ट्री ओवरहेड में ले लिया। क्वालिटी कंट्रोल का खर्चा, सैलरी पेड टू क्वालिटी स्टाफ, वो बाद में अलग से आएगा, R&D अलग से आएगा, पॉल्यूशन कंट्रोल एंड इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस। बेटा जो हमारा पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट है उसकी मेंटेनेंस, ये फैक्ट्री में ही होता है बेटा, क्योंकि पॉल्यूशन फैक्ट्री में ही होता है। मेंटेनेंस ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स, तो पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स की मेंटेनेंस पे हमारा पैसा खर्च हो रहा है 26,600, ठीक है। फिर बेटा एक्सपेंसेस पेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री वर्क, बेटा ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में आएगा। सैलरी पेड टू फंक्शनल मैनेजर मुझे दे रखा है, ये मैनेजर्स की सैलरी है,
ये भी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है। जनरल मैनेजर हो गया, पैकिंग, प्राइमरी पैकिंग अलग से आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन वाला वेजेस उनकी है, फीस पेड टू ऑडिटर, लीगल एडवाइजर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सेल्स ऑफिस, सेल्स स्टाफ का बोनस है और स्टॉक की वैल्यू है। नहीं, मतलब भाई फैक्ट्री ओवरहेड वाला सारा सामान तो ले लिया, 1,12,000, 84,000, 1,26,000, 1,26,000, 48,000, 85,300 और 26,600। तो कुल मिलाकर हमारा फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो आ रहा है 607,900, 607,900। और बेटा अगर मैं इसे जोड़ दूं तो मेरे पास आएगी वर्क्स कॉस्ट कितनी, +107425,200, 107425,200। तो ये आ गया वर्क्स कॉस्ट मेरे पास आ गई 10,83,100, 10,83,100 ये आ गई वर्क्स कॉस्ट। अब बेटा वर्क्स कॉस्ट में मैं प्लस करूंगा ओपनिंग WIP जो कि है 9,20,000, मैं माइनस करूंगा क्लोजिंग WIP जो कि है 8,70,000। तो बेटा मेरे पास आ जाएगी फिनिश गुड्स की फैक्ट्री कॉस्ट, मेरे पास आ जाएगी फिनिश गुड्स की फैक्ट्री कॉस्ट। तो प्लस 9,20,000 माइनस 8,70,000, तो हमारी फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी 10,80,83,100। तो आ जाएगी 10,80,83,100, ये हमारी फैक्ट्री कॉस्ट आ गई, फैक्ट्री कॉस्ट। अब आपको याद है फैक्ट्री कॉस्ट में 5 चीजें एडजस्ट होती हैं, क्वालिटी कंट्रोल, R&D, फैक्ट्री वाला एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, स्क्रैप की रिकवरी और लास्ट प्राइमरी पैकिंग। और मजेदार बात यह है कि सवाल में ये 5 चीजें दे रखी हैं। सबसे पहला क्वालिटी कंट्रोल का खर्चा लेना है। अब क्वालिटी कंट्रोल के 2 खर्चे दे रखे हैं, दोनों ले लो, प्लस एक्सपेंसेस पेड फॉर क्वालिटी कंट्रोल चेक, फॉर क्वालिटी कंट्रोल चेक, और ये खर्चा कितना है 19,600। दूसरा खर्चा दे रखा है सैलरी पेड टू क्वालिटी कंट्रोल स्टाफ, वो भी ले लो, सैलरी टू क्वालिटी कंट्रोल स्टाफ। तो बेटा मैंने क्वालिटी कंट्रोल के दोनों खर्चे ले लिए, ये है 96,200, 19,600 प्लस 96,200, दोनों मिलाकर हो गया 115,800। ये क्वालिटी कंट्रोल वाले आ गए। अब दूसरे नंबर पे ले लो प्रोडक्ट या प्रोडक्शन प्रोसेस से रिलेटेड रिसर्च में अगर आपने कोई पैसा लगाया तो वो ले लो। तो लीजिए बेटा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। पर ध्यान रखना ये सिर्फ आपको वही लेनी है जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, और प्रोडक्शन से रिलेटेड आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आपका खर्चा लगा है 18,200, 18,200 रुपए। इसके बाद में अपने को लेना है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन। बेटा जो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है वो आपको लेने हैं।
मतलब फैक्ट्री के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी खर्चे हैं वो आपको यहां पर लेने हैं। तो चलो देखना शुरू करें। तो बेटा यहां पर कहां पर कुछ और दे रखा है, मैं देख रहा हूं खर्चों को मैं देख रहा हूं। पहला मुझे मिला ये वाला, एक्सपेंसेस पेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री वर्क। लो भाई, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री वर्क। बेटा फैक्ट्री के काम के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमारा पैसा खर्च हो रहा है 118,600। और बेटा ये जो 118,600 है ये हमारा क्या है, ये हमारा है फैक्ट्री के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड खर्चा। फिर और नीचे आओ, फिर बेटा सैलरी पेड टू फंक्शनल मैनेजर दे रखा है। अब सैलरी पेड टू फंक्शनल मैनेजर है, मैनेजर की सैलरी है, ठीक है, क्योंकि ये मैनेजर है, ये मैनेजमेंट वाला बंदा है, इसका खर्चा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में लेना है। लेकिन प्रोडक्शन कंट्रोल मैनेजर है, मतलब प्रोडक्शन कंट्रोल करने वाला मैनेजर है, तो ऑब्वियस सी बात है ये प्रोडक्शन से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है, ये भी आ जाएगा। सैलरी ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल मैनेजर, जो प्रोडक्शन कंट्रोल मैनेजर है उसकी सैलरी 9,60,000। अब चेक करो यार कोई और भी खर्चा है क्या जो यहां आना चाहिए। नहीं बेटा मुझे यहां पर सच कोई भी ऐसा खर्चा नहीं दिख रहा जो फैक्ट्री के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो, ये दो ही दिख रहे हैं। तो 118,600 प्लस 9,60,000 ये आ जाएगा 10,78,600। 10,78,600 ये आ गया। अब इसके बाद में बेटा मुझे माइनस करना है रिकवरी फ्रॉम सेल ऑफ स्क्रैप। आपको ध्यान है इस क्वेश्चन के बिल्कुल एंड में टेबल के बाहर आपको दे रखा है कि बेटा स्क्रैप को बेचने से हमें कितना पैसा रिकवर हो रहा है, 86,000। और बेटा स्क्रैप को बेचकर 86,000 रिकवर हो रहे हैं, वो आपको बिल्कुल एंड में दे रखा है, मैंने वो लेस कर दिया। फिर लास्ट मुझे ऐड करना है प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट। और ध्यान से देखो आपको प्राइमरी पैकिंग का खर्चा दे रखा है 96,000। तो प्राइमरी पैकिंग का खर्चा 96,000 है, मैंने वो भी ऐड कर दिया। और बेटा इसे ऐड करने पर मेरे पास आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, चलो जोड़ के देखें। 10,80,83,100 प्लस 11,58,00, 1,82,00, 10,78,600 माइनस 86,000 प्लस 96,000। और बेटा मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रही है 10,93,05,700। 10,93,05,700। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में याद करो क्या ऐड करते हैं, प्लस करते हैं ओपनिंग फिनिश गुड्स माइनस करते हैं क्लोजिंग फिनिश गुड्स स्टॉक। तो हमारे पास फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक कितना है, 11 लाख। और हमारे पास फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 18 लाख। 18 लाख। तो बेटा ये करने पर हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये लीजिए बेटा हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ रहा है 10,86,05,700। ये हमारा आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में मुझे 3 खर्चे ऐड करने हैं।
ऑफिस वाला एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। लो भाई, पहले मैं लूंगा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, ऑफिस वाला, जिसे हम लोग जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड भी बोलते हैं। ठीक है, अब मुझे शुरू से चेक करना पड़ेगा एक एक पॉइंट को। अब ध्यान से देखो, सबसे पहला डेप्रिसिएशन दे रखा है ऑफिस बिल्डिंग का, तो मैंने ले लिया डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग। ऑफिस बिल्डिंग का जो मेरा डेप्रिसिएशन है वो यहां पर आ जाएगा 56,000। ठीक है, अब आगे देखो, इसके बाद में मुझे सैलरी पेड टू सुपरवाइजर, ठीक है, मुझे दे रखा है रिपेयर एंड मेंटेनेंस प्लांट का, सेल्स ऑफिस का, व्हीकल का। व्हीकल डायरेक्टर के द्वारा यूज हो रहे हैं, और बेटा डायरेक्टर कहां काम करता है? ऑफिस में, तो व्हीकल डायरेक्टर के द्वारा काम में आ रहा है तो वो भी यहीं पे आएगा। रिपेयर ऑफ व्हीकल यूज्ड बाय डायरेक्टर्स, हमारे डायरेक्टर्स के द्वारा जो व्हीकल इस्तेमाल किए जाते हैं उनका रिपेयर 19,600। ठीक है, इसके बाद में बेटा इंश्योरेंस प्रीमियम तो सारा फैक्ट्री का ही था, फिर ये क्वालिटी कंट्रोल वाले खर्चे हैं, छोड़ो, फिर R&D वाला खर्चा हो गया, पोल्यूशन वाला हो गया, फैक्ट्री का एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, सैलरी पेड टू फंक्शनल मैनेजर। अब देखो, फंक्शनल मैनेजर में एक तो है प्रोडक्शन कंट्रोल, वो फैक्ट्री का है, फाइनेंस एंड अकाउंट्स ये ऑफिस का है। तो लो, सैलरी ऑफ फाइनेंस मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर की सैलरी कितनी है भाई? 9,18,000। ओके, इसके बाद में सेल्स एंड मार्केटिंग वाला तो सेल्स में जाएगा। जनरल मैनेजर की सैलरी ये यहीं पर आएगी, सैलरी ऑफ जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर की जो सैलरी है वो है 12,56,000। वो 12,56,000 भी यहां पर आएगा, वो आ गया। फिर पैकिंग कॉस्ट ओके, फिर वेजेस है, फिर आगे फीस पेड टू ऑडिटर, ये सब यहां पर आएंगे, फीस पेड टू ऑडिटर। अब बेटा ऑडिटर की जो फीस है वो यहां पर आ जाएगी 1,80,000। उसके बाद में फीस दे रखी है लीगल एडवाइजर को, वो भी यहीं पर आएगी, फीस पेड टू लीगल एडवाइजर। बेटा लीगल एडवाइजर की जो फीस है वो आएगी 1,20,000। बेटा फिर उसके बाद में अपने को फीस पेड दे रखी है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, वो भी यहीं पर आएगी, फीस पेड टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कितनी है भाई फीस पेड टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? 2,20,000, वो भी यहीं पर आएगी। उसके बाद में बेटा परफॉर्मेंस बोनस सेल्स स्टाफ को है, छोड़ दो, बाकी तो स्टॉक दे रखा है। तो मेरे हिसाब से मैंने सारी चीजें ले ली हैं, आप एक बार और चेक कर लीजिएगा मैंने कुछ मिस तो नहीं कर दिया। लो भाई 56,000, 19,600, 9,18,000, 12,56,000, 1,80,000, 1,20,000 और 2,20,000, कुल मिलाकर बेटा ये आ रहा है मेरा 27,69,600। ये हो गया 27,69,600, ये हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हो गया 27,69,600। अब एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के बाद अगला लेना है सेलिंग ओवरहेड्स। अब सेलिंग ओवरहेड्स को देखो, वापस इधर से देखें, डेप्रिसिएशन बेटा
फैक्ट्री बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग, प्लांट, डिलीवरी व्हीकल, डिलीवरी वाला व्हीकल वाला डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में जाएगा। सैलरी पेड टू सुपरवाइजर हो गया। रिपेयर में रिपेयर दे रखा है सेल्स ऑफिस वाली बिल्डिंग का, वो ले लो, रिपेयर ऑफ सेल्स ऑफिस बिल्डिंग, सेल्स ऑफिस वाली बिल्डिंग की रिपेयर, और ये है हमारा 18,000 का, ये मैंने ले लिया। इसके बाद में बेटा आगे मुझे दे रखा है व्हीकल यूज्ड बाय डायरेक्टर्स, ये तो सब हो गया। इंश्योरेंस प्रीमियम सारा फैक्ट्री का था, क्वालिटी वाला हो गया, R&D वाला हो गया, पोल्यूशन वाला हो गया, फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन वाला हो गया, फंक्शनल मैनेजर में प्रोडक्शन कंट्रोल और फाइनेंस वाला हो गया। सेल्स एंड मार्केटिंग, सैलरी ऑफ सेल्स मैनेजर, सेल्स एंड मार्केटिंग का जो मैनेजर है उसकी सैलरी 10,12,000, वो भी मैंने ले लिया। इसके बाद में सैलरी पेड टू जनरल मैनेजर हो गया, पैकिंग हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन वाली बात बाद में देखेंगे, ये सारे खर्चे हो गए। परफॉर्मेंस बोनस दे रखा है सेल्स स्टाफ का। बेटा जो हमारा सेल्स स्टाफ है उस सेल्स स्टाफ को हमने परफॉर्मेंस बोनस दिया है, और बेटा वो परफॉर्मेंस बोनस अपन ने कितना दिया, वो हमने दिया है 1,80,000 का, ठीक है। इसके बाद में तो स्टॉक दे रखा है और कुछ भी नहीं है, तो बेटा ये तो तीन ही खर्चे हैं, तो ये आ जाएगा 18,000 प्लस 10,12,000 प्लस 1,80,000, तो ये कुल मिलाकर आ गए 12,10,000। और ये लीजिए बेटा 12,10,000 भी मैंने ले लिया। अब आता है लास्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। चलो अब डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को देखें। सबसे पहला डेप्रिसिएशन में देखो, डिलीवरी व्हीकल्स का डेप्रिसिएशन दे रखा है, वो यहां पर आ जाएगा डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी व्हीकल्स। ऑब्वियस सी बात है, ये डिलीवरी कॉस्ट ही तो है, कितना 86,000। ओके भाई। इसके बाद में सैलरी पेड टू सुपरवाइजर हो गया, रिपेयर का खर्चा, रिपेयर हो गया, प्लांट एंड मशीनरी का, सेल्स ऑफिस का, व्हीकल यूज बाय डायरेक्टर्स का, इंश्योरेंस हो गया, क्वालिटी कंट्रोल हो गया, R&D हो गया, पोल्यूशन कंट्रोल हो गया, फैक्ट्री का एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, सैलरी टू फंक्शनल मैनेजर भी हो गया, GM की सैलरी हो गई। पैकिंग, बेटा पैकिंग कॉस्ट में प्राइमरी पैकिंग तो मैं ऊपर ले ही चुका, अब यहां पर मुझे दे रखा है फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश गुड्स, इसका मतलब होता है सेकेंडरी पैकिंग। अब बेटा हमारा सेकेंडरी पैकिंग का जो खर्चा है वो अपने को दे रखा है 1,12,000। बेटा जो हमारे फिनिश गुड्स हैं उसकी कंफर्टेबल डिलीवरी के लिए हमने खर्चा किया 1,12,000, वो भी मैंने ले लिया। फिर बेटा वेजेस ऑफ एम्प्लॉय एंगेज्ड इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स दे रखा है, तो ये लीजिए बेटा वेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉइज, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन वाले जो एम्प्लॉइज हैं इनकी वेजेस 7,20,000, वो भी मैंने यहां पे ले ली। फिर ऑडिटर, लीगल एडवाइजर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, परफॉर्मेंस बोनस, हो गई सारी चीजें। जोड़ देते हैं 86,000 प्लस 1,12,000 प्लस 7,20,000, तो आ गया 9,18,000। तो ये हमारा आ रहा है 9,18,000। और अगर बेटा मैं इन सबको जोड़ दूं तो मेरे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल। और बेटा मेरी जो कॉस्ट ऑफ सेल है वो आ रही है 11 करोड़ 35,03,300। 11 करोड़ 35,03,300। मैं जैसे जैसे अमाउंट निकालता जा रहा था मैं मेमोरी में डालता जा रहा था,
और अब मैंने सीधे मेमोरी रिकॉल कर लिया तो मेरे पास टोटल आ गया 11,35,03,300। बेटा अगर मैं कॉस्ट ऑफ सेल में प्रॉफिट को जोड़ दूं तो मेरे पास आ जाएगी सेल्स। और बेटा इस क्वेश्चन में अपने को सेल गिवन है क्या? सेल्स गिवन है क्या? नहीं यार, इस क्वेश्चन में अपने को सेल ही नहीं दे रखी। ओहो, और बेटा इस सवाल में अपने को सेल नहीं दे रखी, मतलब क्वेश्चन अपना यहीं पर खत्म हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल पर ही खत्म हो जाएगा। बेटा क्वेश्चन में अगर सेल दे देता तो मैं प्रॉफिट निकाल देता, पर बेटा क्वेश्चन के अंदर सेल नहीं दे रखी तो बस मेरा काम कॉस्ट ऑफ सेल पर ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, और ये लो बेटा, इसी के साथ में ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, काम खत्म। ठीक है, और यहां पर हमारा ये सारी की सारी जो क्वेश्चंस हैं वो भी यहां पर खत्म हो गए। ठीक है, और यहां पर टिक टिक घड़ी मुझे बता रही है कि क्लास का टाइम भी खत्म हो गया है। अब बेटा क्लास का टाइम भी खत्म हो गया, क्वेश्चन भी खत्म, सब खत्म, तो बात को रोक देते हैं यहां पर। अच्छा, लेकिन आज का होमवर्क क्या है? आज का होमवर्क यह है, फॉर योर प्रैक्टिस में, मतलब पीछे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में जितने भी सवाल दे रखे हैं वो सारे के सारे सवाल आप लोगों को दोबारा करने हैं। और बेटा ये एक सवाल आप हमेशा दोबारा करना, क्योंकि अगर ये एक क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप एक बार भी कर लो तो आपका पूरा कॉस्ट शीट रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। मतलब जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स यहां पर आ जाएंगी अगर आपने क्वेश्चन नंबर 3 को रिवाइज कर लिया तो। एग्जाम में ये वाला सवाल आने का चांस न के बराबर है, मतलब बहुत कम चांसेस हैं इस सवाल के आने की, पर फिर भी इस सवाल को आप हर बार करना, क्योंकि अगर बाई चांस ये वाला सवाल आ जाए और आपने 2-3 बार कर रखा है तो फिर आप लोगों को सवाल सॉल्व करने में ऐसा कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, और अगर आपके पास टाइम मैनेज हो तो आप लोग ये वाला सवाल आराम से सॉल्व कर पाएंगे। नंबर 2, इस सवाल को करने से पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है, इसलिए इस एक क्वेश्चन को करना बहुत जरूरी है। ठीक है, डन, दैट्स ऑल। बात को यहीं पर खत्म करते हैं, आगे की बात करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।